शाह हिटलर खुफिया लैब में एक ऐसी फौज तैयार करवा रहा था जो जंग की काया पलट सकती थी। अमेरिकन को भी इसकी भनक लग चुकी थी। वो खुफिया लैब फ्रांस के सील ब्लांक नामी गांव में चर्च के नीचे मौजूद था, जिसके ऊपर लगे कम्युनिकेशन टावर को उड़ाने के लिए सार्जेंट रेंसिन अपनी बटालियन लेकर निकल चुके थे, ताकि जैसे ही कम्युनिकेशन टावर ध्वस्त हो और लैब का संपर्क जर्मन फौज से टूटे, अमेरिकन फौज धावा बोल उस जगह पर कब्जा। इस बटालियन में बॉयस और जेकब नामी दो जिगरी दोस्त भी थे जो पहली बार किसी मिशन पर जा रहे थे। उनमें एक फोटोग्राफर भी था जो बात बात पर सबकी फोटो ले रहा था। सार्जेंट भी सबको सूचित करते हैं कि कॉर्पोरल लुइस फोर्ड बॉम्बर एक्सपर्ट के रूप में ज्वाइन हुए हैं। सभी सोल्जर्स को उनके आर्डर्स मानने होंगे। इतने में इनकी प्लेन वॉर जोन में प्रवेश कर जाती है। इनके प्लेन पर भी अटैक हो जाता है, पर ये लोग सेफ लैंडिंग जोन में प्रवेश करने से जहाज से छलांग नहीं लगा सकते थे, क्योंकि अगर गलती से भी जर्मन नाजी सोल्जर्स के बीच लैंड हुए तो वो लोग इनकी खाल उधेड़ लेंगे। अचानक इनके ऊपर फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें दर्जनों सोल्जर्स मारे गए। इसी अफरा तफरी के बीच प्लेन के लेफ्ट इंजन में विस्फोट हो गया। इनकी हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो गई थी। किसी तरह कुछ सोल्जर्स ही प्लेन से कूद पाए। बॉयस भी उनमें से एक था जो सही टाइम पे पैराशूट खोल सही सलामत लैंड कर पाया। यहाँ से बचकर वो अपने दोस्त जेकब को ढूंढने जैसे ही आगे बढ़ा तो देखा कि उनके सार्जेंट रेंसिन को जर्मन्स ने घेर लिया है। वो उन्हें बचाने के लिए शूट करने ही वाला था कि तभी ऐन वक्त पर कॉर्पोरल लुइस आकर उसे ऐसा करने से रोक लिए। अगले ही पल जर्मन्स ने रेंसिन को भून डाला। बॉयस को इस घटना से काफी ठेस पहुंची, क्योंकि सार्जेंट को बचाने के लिए उन्होंने कुछ प्रयास नहीं किया। इस भयावह जंगल में पेड़ों पर लटकी लाशें दिल दहला देने वाली थी। इसी जंगल के बीच बॉयस और लुइस धीरे धीरे सील प्लांट्स गांव की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। तभी सामने कुछ हलचल हुई। उधर से आवाज आया, फ्लैश। बॉयस ने जवाब दिया, हंगर। सीक्रेट कोड पूरा होते ही वो बाहर निकल आए। इनके ग्रुप में एक से बढ़कर एक नमूने भरे पड़े थे। डॉसन बताता है कि वो एक लेखक है और इस वॉर पर बुक लिख रहा है। तभी अचानक माइन पर पैर पड़ते ही उसके चिथड़े उड़ गए। धमाका इतना जोरदार था कि 2 मिनट के लिए सबके कान सुन्न पड़ गए। जमीन के नीचे माइन बिछा हुआ था। लुइस उनको चाकू घोंपकर चेक करके आगे बढ़ने का आदेश समझ में आया। इसी तरह ये लोग इस जंजाल से बाहर निकल आगे बढ़े। कुछ दूर चलने के बाद जंगल में एक अकेली लड़की दिखी जो इनको देखते ही भागने लगी। ये लोग भी उसका पीछा करने लगे, क्योंकि अगर उसने जर्मन्स को इनके बारे में बता दिया तो इनका मिशन फेल हो सकता था। इसीलिए दौड़ाकर उसे पकड़ लिए। इस लड़की के बैग में काफी सारे सोने चांदी के चेन्स मिले, जिससे पता चला कि वो जंग में शहीद हुए सैनिकों के लाश से कीमती चीज चुरा। उस चोरनी का नाम था क्लोई, जो कि सील ब्लांक गांव की ही रहने वाली थी। लुइस पूछता है कि वहां गांव में कितने जर्मन सैनिक तैनात हैं। जर्मन्स का नाम सुनते ही वो भड़क उठी, क्योंकि उसके माँ बाप को जर्मन्स ने ही मारा था। लुइस उसकी चाकू वापस कर गांव के चर्च के पास ले जाने के लिए कहते हैं। यही चर्च के ठीक पीछे क्लोई का घर भी था। वो उनको छिपने के लिए अपने घर पर इनवाइट कर बताती है कि उसके घर में उसका छोटा भाई और उसकी आंटी के सिवा कोई भी नहीं रहता, चाहे तो वो वहां छिप सकते हैं। लुइस अपने साथ अपने घर ले जाती है। घर के अंदर से अजीब सी डरावनी आवाजें आ रही थी। क्लोई बताती है कि वो उसकी आंटी है जो कि बीमार है। ये लोग तुरंत फर्स्ट फ्लोर पर अपना अड्डा बनाकर टावर को उड़ाने की तैयारी करने लगते हैं। सुबह होने से पहले किसी तरह इस काम को अंजाम तक पहुंचाना था। सारे लोग अपना गोला बारूद बाहर निकाल ही रहे थे कि तभी कैप्टन वॉफनर नीचे एक ओल्ड कपल को घर से बाहर निकाल लेडी को शूट करके उसके आदमी को उठवा लेते हैं। क्लोई बताती है कि वो जर्मन्स ऐसे ही किसी के भी घर में घुसते हैं और लेडीज को मारकर उनके आदमी को चर्च के अंदर उठा ले जाते हैं। फिर वहां उनके साथ क्या किया जाता है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि अगर गलती से भी कोई गांव वाला चर्च के आसपास भी दिखा तो उसे तुरंत गोली मार दिया जाता है। उनके यहाँ से जाने के बाद लुइस, लाइल और चेस को चर्च की स्काउटिंग करने के लिए भेजते हैं, ताकि टावर को उड़ाते वक्त उन्हें सारे एरिया के बारे में पता रहे। बाहर चारों तरफ जर्मन्स का पहरा था, फिर भी ये दोनों बचते बचाते चर्च की तरफ चल देते हैं। इधर क्लोई बॉयस के जख्म को मरहम पट्टी कर रही होती है कि तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। वो डर डर कर दरवाजा खोलती है। बाहर कैप्टन वॉफनर अपने 2 सोल्जर्स के साथ खड़े थे। वो दोनों सोल्जर्स बाहर ही रुक गए, जबकि वॉफनर चला आया। क्लोई रिक्वेस्ट करती है कि आज उसका मूड नहीं है, यानी कैप्टन वॉफनर हर रोज जब मर्जी तब उसके पास आता था। क्लोई उससे छुटकारा चाहती थी, इसीलिए उसने अमेरिकन को अपने घर में पनाह दिया, ताकि दोनों पार्टी को लड़ाकर कैप्टन वॉफनर का गेम बजा सके। बॉयस को उसकी बेबसी देखी नहीं जाती, इसलिए वो उसके कनपट्टी पर गन सटाकर उसे बंदी बना लेते हैं। लेकिन लुइस ये हरगिज नहीं करना चाहता था। वो कहता है कि ये अपना काम करता और चुपचाप चला जाता। तुमने मिशन को खतरे में डाल दिया है, अब हमें सब कुछ फास्ट करना होगा। लुइस उसे बेहोश कर ऊपर लटकाने का जुगाड़ बनाने लगता है, जबकि बॉयस, लाइल और चेस को वापस बुलाने के लिए चर्च की तरफ चल देता है और हर तरफ उन्हें ढूंढता है, पर उनका कुछ अता पता नहीं चलता। उसी रास्ते से एक ट्रक चर्च की तरफ जा रहा होता है, जिसे देख वो छिप तो गया, पर जर्मन्स के एक कुत्ते की नजर उस पर पड़ चुकी थी। वो किसी तरह उससे बच बचाकर बिना कुछ सोचे समझे ट्रक पे चढ़ गया, जिसके अंदर लाशें देख अभी वो कुछ करने की सोचता, तब तक ट्रक चर्च के अंदर दाखिल हो चुका था।
इसलिए वो उन्हीं लाशों के नीचे छिप गए। अनजाने में वो उनके गढ़ में घुस तो चुका था, पर वहां से बाहर निकलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि चर्च के अंदर बाहर हर तरफ कड़ी निगरानी थी। उनका कम्युनिकेशन रूम भी वहीं पर था। वही एक रूम से खतरनाक आवाजें भी आ रही थी, जिसके अंदर राक्षस जैसा एक आदमी था। बॉयस अपने पहले ही मिशन पर इतनी भयावह चीजें देख काफी डरा हुआ था। उसके माथे से पसीने छूट रहे थे। आगे बढ़ा तो देखा कि वहां अलग अलग तरीके के इंसानों पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। एक लेडी का तो पूरा धड़ ही गायब था, फिर भी वो जिंदा थी और मदद के लिए उससे गुहार लगा रही थी। वहीं पर काफी सारे इंजेक्शन भी पड़े थे, जिसे लेकर वो अभी कुछ सोच ही रहा था कि तभी किसी के आने की आहट आती है। वो तुरंत इंजेक्शन को लेकर चुपके से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर उसके दोस्त जेकब पर पड़ती है, जो कि उसका जिगरी दोस्त था। वो प्लेन से कूदने के बाद इनके दल से बिछड़ गया। बॉयस किसी तरह जेकब को इस जंजाल से निकाल चर्च के एक पुराने ग्रिल को तोड़कर बचा ले जाता है। उधर लाइल और चेस भी वापस आ चुके थे। इतनी देर होने के बाद भी जब बॉयस नहीं लौटा तो उन्हें लगा कि जर्मन्स ने उसे पकड़ लिया होगा। तभी नीचे से उसकी आवाज आई। वो मदद के लिए चिल्ला रहा था। अगले ही पल वो सारी चीजें कॉर्पोरल से बयां करता है जो भी उसने चर्च के अंदर देखा, और वो इंजेक्शन भी दिखाता है जो कि वो मरे हुए सोल्जर्स को जिंदा करने के लिए लगाते थे। लुइस इस इंजेक्शन के बारे में और जानने के लिए कैप्टन वॉफनर को टॉर्चर करता है। वो कहता है कि क्लोई की आंटी इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगी, क्योंकि उनकी हालत उसी एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। इतना सुनते ही क्लोई गुस्से में आकर उसके जांघ में चाकू घोंप देती है। किसी तरह उसे संभाल वहां से हटाया जाता है, जिसके बाद वॉफनर को रस्सी पे लटकाकर उसके बेस यानी चर्च के अंदर कितने सोल्जर्स और कौन कौन सी वेपन है कॉर्पोरल सब उससे उगलवाने की कोशिश करते हैं। पर लाख टॉर्चर करने के बावजूद भी वो मुंह नहीं खोलता, बल्कि उल्टा हंस रहा होता है। बॉयस को उसकी हालत देखी नहीं जाती, इसलिए वो लुइस को उसे टॉर्चर करने से रोकने की कोशिश करता है। लुइस का पारा गर्म था। वो उसे धक्का देकर वार्निंग देता है कि बीच में मत पड़ बच्चे, अगली बार आया तो सीधे खोपड़ी में गोली मारूंगा। और अंत में वो उससे चर्च की सारी डिटेल्स उगलवा कर ही दम लेता है। कैप्टन वॉफनर के कहे मुताबिक चर्च के अंदर 40 सोल्जर्स तैनात थे और ये सिर्फ 4। इसीलिए चेस और लाइल तो पहले ही हाथ खड़े कर लेते हैं, पर लुइस उनकी एक नहीं सुनता और प्लान बताता है कि वो दोनों जर्मन सोल्जर्स का ध्यान भटकाएंगे। इस दरमियान लुइस और बॉयस टावर पर ग्रेनेड लगाकर उड़ा देंगे, जिसके बाद बेस पे खबर करते ही अमेरिकन फौज वहां धावा बोल देगी। कैप्टन वॉफनर की अब इन्हें कोई जरूरत नहीं थी। लगे हाथ उसका भी गेम बजाने के लिए लुइस उसे नीचे लाने के लिए चेस को भेजता है, लेकिन वॉफनर बेहोशी का नाटक कर उसकी गन छीन उसे शूट कर देता है। जब तक ये लोग पहुंचकर उसे कंट्रोल करते, चेस लहूलुहान हो चुका था। देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है। तभी बॉयस को उस इंजेक्शन के बारे में ख्याल आता है। वो बिन कुछ सोचे समझे उसे इंजेक्शन लगा देता है, जिसके कुछ सेकंड के बाद ही वो जिंदा हो जाता है। ये देख सब अचंभित थे। उसे 2 गोलियां लगी थी, फिर भी उसको कुछ दर्द नहीं हो रहा था, बल्कि वो और ताकतवर महसूस कर रहा था। उसे बहुत जोरों की प्यास लगी थी, पर उसे पानी नहीं पीना चाहिए था। पानी पीते ही उसके शरीर में अजीब सा रिएक्शन होने लगा। उसके सीने की हड्डियां टूटकर बाहर निकल गईं। अगले ही पल वो उनको 2-2 हाथ लगाकर चिल्लाता है कि ये क्या किया तुम लोगों ने मेरे साथ। इससे पहले कि वो किसी को टपकाता, लुइस उसको भून डालता है और वॉफनर से पूछता है कि उस लैब के अंदर ये सब क्या बना रहे हो तुम लोग। वो कहता है कि एक ताकतवर देश के लिए ताकतवर सैनिकों का होना बहुत जरूरी है, जिसका फायदा उठा कैप्टन वॉफनर क्लोई के भाई को ढाल बनाकर भागने की कोशिश करने लगा। सुबह भी हो चुकी थी, बाहर जर्मन्स भी आ चुके थे। ये लोग क्लोई के भाई को बचाने का भरपूर प्रयास करते हैं, जिसमें कैप्टन वॉफनर के चेहरे पे गोली लग जाती है, फिर भी वो बच निकलता है। इनके मिशन की तो वॉट लग चुकी थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे। उधर वो प्रतिशोध के अग्नि में लाल होकर लैब से 2-3 इंजेक्शन इंजेक्ट कर लेता है, जिसके तुरंत बाद ही उसके अंदर असीम ताकत आ जाती है और उसके दर्द वगैरह सब छू मंत्र हो जाते हैं। क्लोई पहरे पे तैनात एक जर्मन सोल्जर को बहकाकर इनके पास ले आती है और ये लोग उसे पकड़कर उसके अंदर ग्रेनेड फिट कर छोड़ देते हैं। मदद के लिए भागता हुआ वो अपने बेस पर जाता है। उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे और मुंह पे टेप चिपका हुआ था। एक ऑफिसर जैसे ही उसके मुंह से टेप हटाता है, अगले ही पल उसके मुंह में लगा ग्रेनेड फट जाता है। ऊपर से लाइल और जेकब भी गोलियां बरसाकर सारे जर्मन्स का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं, जिसका फायदा उठाकर बॉयस जिस रास्ते से जेकब को बचाकर बाहर लाया था, उसी रास्ते से तीनों इंटर कर जाते हैं। टावर में विस्फोटक लगाने के बाद वो क्लोई के भाई को ढूंढने वाले थे, इसीलिए वो अपने भाई को ढूंढने अकेले ही निकल जाती है। आगे उसका सामना 2 सोल्जर से होता है, जिसमें से एक को शूट कर वो उसे अपने भाई के पास ले जाने के लिए मजबूर करती है। उधर कम्युनिकेशन रूम से एक जर्मन यहाँ हुए फायरिंग की सूचना दे रहा होता है। तभी लुइस चुपके से हमला कर उसे मार गिराता है। अब पूरा रास्ता क्लियर था, क्योंकि सारे जर्मन्स जेकब और लाइल के पीछे पड़े हुए थे। बॉयस भी फ्री हो चुका था, इसलिए लुइस उसे क्लोई के भाई को ढूंढने के लिए भेज देता है। दूसरी ओर वो सोल्जर क्लोई को उसके भाई के पास न ले जाकर उन मरे हुए सोल्जर्स के पास ले जाता है, जिन्हें दोबारा जिंदा किया गया था। वो मौका देख क्लोई को मारने के फिराक में था
कि तभी ऐन वक्त पे बॉयस आकर उसे बचा लेता है। अगले ही पल वो हैवान उस जर्मन सोल्जर को घसीट कच्चा चबा जाता है, जिसके बाद ये दोनों वहां से निकल जेकब को जहां पर रखा गया था क्लोई के भाई को उसी जगह पर ढूंढने जाते हैं। वहीं एक स्ट्रेचर पर उसे बांध कर रखा गया था, जिसे छुड़ाकर बॉयस दोनों को यहां से रवाना करके भरोसा दिलाता है कि काम खत्म होने के बाद वो भी वापस लौट आएगा। क्लोई अपने भाई को लेकर जैसे ही बाहर निकलती है, वो हैवान उसे घसीटकर अंदर खींच लेता है। क्लोई का भाई अपने सिस्टर की बात सुन वहां से भाग जाता है, जबकि वो उसे 2 गोलियां दागती हैं। फिर भी उसके ऊपर उन गोलियों का कुछ असर नहीं होता। किसी तरह वो उससे पीला जलाकर मार डालती है। दूसरी ओर वो दोनों चर्च के हर एरिया में विस्फोटक लगा चुके थे। लुइस टाइमर सेट करने ही वाला था, तभी कैप्टन वॉफनर वहां आकर इनके मंसूबे पर पानी फेर देता है। दूसरी ओर बॉयस भी उस साइंटिस्ट के गन पॉइंट पर था, फिर भी वो इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करता है। चर्च के बाहर लाइल और जेकब अभी भी मोर्चा संभाले हुए थे। दोनों तरफ से धड़ाधड़ गोलियां चल रही थीं। इसी गोलीबारी के बीच क्लोई का भाई उधर से भागते हुए आ रहा होता है। उसे कहीं गोली वोली ना लग जाए, इसीलिए लाइल अपनी जान पर खेलकर उसे बचाता है, जिसमें उसे पीठ पर गोली भी खानी पड़ती है। अगले ही पल क्लोई यहाँ पहुंचकर उनको भून डालती है। लाइल घायल था और उनके साथ बच्चा भी था, इसलिए वो यहाँ से गांव की तरफ लौट जाते हैं। इधर वॉफनर लुइस को कुत्ते की तरह बना बनाकर कूट रहा होता है और उसने उसको जितना टॉर्चर किया था शूद समेत वापस लौटा रहा होता है। हद तो तब हो जाती है जब वो रस्सी पे लटकाने के बदले उसे लोहे के हुक पर टांगता है। दर्द के मारे उसकी रूह कांप उठती है। इतने में बॉयस वहां आकर उसे धड़ धड़ 3 गोलियां मार फिर पूरा बंदूक खाली कर देता है। फिर भी उस जानवर को कुछ नहीं होता, बल्कि वो उसको भी दबोचकर उसकी कुटाई कर देता है। पूरी बाजी हाथ से निकलता देख लुइस किसी तरह हिम्मत जुटाकर हुक से अपने आप को निकालता है और वही पड़ी इंजेक्शन इंजेक्ट कर हारी हुई बाजी पलटने के लिए तैयार हो जाता है। उधर वॉफनर बॉयस को बुरी तरह टॉर्चर कर रहा था। इतने में लुइस पाइप उसके आर पार कर देता है। चाहे जितना भी ये लोग जोड़ लगा ले, वो मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी लुइस को एक आइडिया सूझती है। वो सिलेंडर को ब्लास्ट कर उसे मारने की कोशिश करता है, जिसके बाद यहाँ से निकलने के बहाने वो धोखे से बॉयस को गेट से बाहर कर गेट को लॉक कर लेता है और उसके लाख मनाने पर भी दरवाजा नहीं खोलता और कहता है कि इस घटिया लैब के राज्य को राज ही रखना। फिर वॉफनर की जेब से मिले उस लाइटर से ग्रेनेड विस्फोट कर इस पूरी जगह का वजूद मिटा देता है। अगले दिन तक ये पूरा एरिया अमेरिकन के कब्जे में था। वहीं बॉयस के सीनियर उसे लैब के बारे में पूछते हैं। वो बताता है कि वहां पर कंट्रोल रूम के सिवा कुछ भी नहीं था।